आज हम पढ़ेंगे इकाई 4 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो दैनिक जीवन में हम लोग कार्य शब्द का बहुत उपयोग करते हैं। जैसे शिक्षक अध्यापन करा रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहा है, कुली सिर पर बोझ लिए रेलगाड़ी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है, चौकीदार दफ्तर की चौकीदारी कर रहा है। तो बोलचाल की भाषा में ये कार्य कहलाते हैं, किंतु विज्ञान की भाषा में ये कार्य नहीं है। विज्ञान की भाषा में कार्य होना तभी माना जाता है जबकि किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन हो, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन हो। तो मतलब यदि किसी वस्तु के कार्य होने के लिए निम्न 2 शर्त होनी आवश्यक है। यदि पहला बल लगाया जाना और दूसरा बल की दिशा के लंबवत दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में वस्तु का विस्थापन होना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कार्य का डेफिनेशन। तो बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे हम लोग कार्य बराबर इसको फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। कार्य को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से और बल की दिशा में विस्थापन को S से। तो इस प्रकार से हमारा मतलब कार्य इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू F इंटू S। अब इसके बाद ये जो कार्य है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक कार्य, दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य और तीसरा होता है शून्य कार्य। तो धनात्मक कार्य हम लोग किसे कहेंगे, तो जब बल और विस्थापन की दिशा समान हो या उनके मध्य न्यून कोण बनता हो तो किया गया कार्य हम लोग धनात्मक कार्य कहते हैं। जैसे इसको उदाहरण के जरिए हम लोग समझ सकते हैं, यदि कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, मान लेते हैं कोई वस्तु है गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे यहाँ पर जो बल लग रहा है और यहाँ पर जो विस्थापन है, ये दोनों की दिशा क्या है, समान है नीचे की ओर। तो यहाँ पर का जो कार्य होगा वो धनात्मक कार्य होगा। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जब कोई व्यक्ति रस्सी से बंधी बाल्टी, ये एक बाल्टी है, जब कोई व्यक्ति रस्सी से बंधी बाल्टी को क्या कर रहा है, कुएं से पानी निकालता है, तो व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल और बाल्टी के विस्थापन की दिशा समान होती है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य भी धनात्मक कार्य होता है। दूसरा हम देखेंगे ऋणात्मक कार्य। तो जब पिंड का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत अथवा बल और विस्थापन के बीच का कोण अधिक कोण बनता है, धनात्मक कार्य में न्यून कोण और ऋणात्मक कार्य में अधिक कोण बनता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य होता है। जैसे इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं, जब कोई व्यक्ति खुरदुरी सतह पर एक वस्तु को चलाता है तो घर्षण बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है, अतः घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य होता है। और यदि किसी पत्थर को ऊपर की ओर उठाया जाता है तो पत्थर में विस्थापन गुरुत्वाकर्षण बल नीचे के विपरीत होता है, तो यहाँ पर भी ऋणात्मक कार्य होता है। अब जैसे किसी पत्थर को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की ओर उठाएंगे तो ये क्या करेगा, नीचे की ओर भी बल लगाएगा, तो यहाँ पर कौन सा कार्य होगा, ऋणात्मक कार्य। अब शून्य कार्य, यदि किसी पिंड का विस्थापन उस पर लगाए गए बल के लंबवत हो अथवा विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य कार्य होता है। जैसे यदि एक कुली सिर पर बोझ लिए प्लेटफॉर्म पर चहल करता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य कार्य होता है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का प्रयास करता है किंतु उसे टस मस नहीं कर पाता, तो वहाँ पर जो पत्थर का विस्थापन है वो क्या होता है, शून्य होता है, तो यहाँ पर का कार्य भी क्या होगा, शून्य कार्य होगा। तो इस प्रकार से कार्य, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य, ये तीनों में अंतर आप लोग को याद होनी चाहिए। उसके बाद जो कार्य का मात्रक है क्या होता है, न्यूटन। ये हम पहले से ही जानते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है,
न्यूटन। और क्या होता है कार्य का मात्रक, सॉरी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या होता है, जूल। तो कार्य का मात्रक हमारा क्या होता है, जूल। तो यहाँ पर से 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। तो अर्ग भी क्या है, कार्य का मात्रक है। तो इस प्रकार से कार्य का मात्रक। अब इसका विमी सूत्र निकालेंगे तो बल का विमी सूत्र क्या होता है हमारा, mLT-2, और विस्थापन के लिए L। तो हमारा कार्य का विमी सूत्र क्या निकलेगा, mL²T-2। उसके बाद अगला देखेंगे हम लोग ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, तो यदि किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। कोई वस्तु अपनी किसी अवस्था में जितना कार्य कर सकती है वही उस अवस्था में उसकी ऊर्जा होती है। जब किसी वस्तु की ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो कार्य करने की उसकी क्षमता भी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य करने की प्रत्येक कार्य को करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की जो माप है कार्य की मात्रा के रूप में की जाती है। ऊर्जा के वे ही मात्रक हैं जो कार्य के हैं। इस प्रकार ऊर्जा का जो मात्रक है वो होता है जूल। ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। इसका विमी सूत्र भी क्या होगा, जो कार्य का विमी सूत्र होता है mL²T-2। ऊर्जा का मापन उस कार्य से किया जाता है जो वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति से किसी अन्य स्थिति में आने तक कर सकती है। यांत्रिक कार्य, ऊष्मिक कार्य, रासायनिक कार्य, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि ऊर्जा के विभिन्न रूप है। तो किसी वस्तु द्वारा उसकी गति, स्थिति, विन्यास के कारण प्राप्त की गई या छोड़ी गई ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और ये जो यांत्रिक ऊर्जा है ये 2 प्रकार की होती है। पहली होती है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले देखेंगे गतिज ऊर्जा क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो दैनिक जीवन में हम पाते हैं कि बहता हुआ पानी लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। आंधी तूफान के समय हवा के झोंकों से पेड़ पौधे गिर जाते हैं तथा मकान की छतें उड़ जाती है। बंदूक से दागी गई गोली लक्ष्य में घुस जाती है। तो इन सभी घटनाओं से ज्ञात होता है कि गतिमान वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता अर्थात ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार से किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा को कहा जाता है उसकी गतिज ऊर्जा। अब हम लोग गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है। अब उस पर हम लोग क्या करते हैं, बल F लगाते हैं, जिससे उसमें क्या होती है, त्वरण A उत्पन्न हो जाती है। और उस पर बल लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, विस्थापन होता है। जो मान लेते हैं वस्तु s दूरी तय करके रुक जाती है। तो यहाँ पर गति का दूसरा समीकरण क्या होता है हमारा, F = ma। लेकिन यहाँ पर कौन सा कार्य होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। तो क्या हो जाएगा, -ma। अब यहाँ पर से a का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, -F/m। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, तीसरा समीकरण v² = u² + 2as। अब मान लेते हैं कोई वस्तु प्रारंभिक वेग v से s दूरी तय करती है, उसका अंतिम वेग मान लेते हैं v = 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बोलते हैं, v² का मान क्या निकल जाएगा, 0, u² का u² रहेगा +2, a का मान रख देंगे तो क्या है, a का मान -F/m × s। अब उसके बाद आगे निकालेंगे तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा हमारा, 2Fs/m = u²। अब उसके बाद Fs = निकालेंगे तो Fs = हमारा क्या निकलेगा, 1/2 mu²। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं,
वस्तु द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू क्या होता है F इंटू एस। तो यहाँ पर एफ एस के जगह क्या रख देंगे W, तो W इक्वल टू 1/2 mu स्क्वेयर। यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना है कि प्रारंभिक वेग v से वस्तु s दूरी तय करती है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर u के इक्वल टू क्या प्राप्त होगा 0, तो हमको v इक्वल टू इतना क्या होगा प्राप्त होगा W इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेयर। और किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं K इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेयर। तो ये क्या है गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। दूसरा क्या है स्थितिज ऊर्जा, नहीं गतिज ऊर्जा में ही मतलब दूसरा एक टॉपिक है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसमें पूछा जाता है एग्ज़ाम में कार्य ऊर्जा प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग दो स्थिति में इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले अचर बल के लिए, तो मान लेते हैं m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से गतिमान है, उस पर हम लोग क्या करते हैं बल F लगाते हैं, तो उसमें त्वरण A उत्पन्न हो जाता है, बल की दिशा में विस्थापन S होता है, जिससे उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तब हम लोग गति के द्वितीय नियम से क्या होता है उसका न्यूमेरिकल F इक्वल टू m इंटू A, और गति का तीसरा समीकरण क्या होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर से s इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। अब बल द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू क्या होता है F इंटू एस। तो यहाँ पर F का मान और S का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा ma इंटू वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो a और a कट जाएगा, क्या प्राप्त होगा हमको W इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, m का कोष्टक के अंदर इंटू हो जाएगा, या फिर mv स्क्वायर क्या है हमारा वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा, और 1/2 mu स्क्वायर क्या है वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो W इक्वल टू क्या प्राप्त होगा हमको डेल K। तो बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही क्या है कार्य ऊर्जा प्रमेय है। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको हम लोग U से या फिर EP से प्रदर्शित करते हैं।